SHQ रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पर हम हाजिर हैं स्पोर्ट्स मैगजीन लेकर खेल के मैदान से। आज प्रोग्राम में बात होगी ओलंपिक्स की, क्रिकेट की और आपके सवालात भी पेश होंगे। मुझे ज्वाइन करने वाले हैं सैयद हुमायूं कैसर। रशीद, आप एक चीज भूल गए जी, एक अजीम खिलाड़ी की बात होगी, बिल्कुल एक अजीम खिलाड़ी जिसका एक रियर स्पोर्ट से ताल्लुक है और उनकी जो अजमत है वो आप देखेंगे आज। लिमिटलेस। हाँ, पहले बात करेंगे ओलंपिक्स की। एक शानदार तरीके से ओलंपिक्स का आगाज हो गया। सही है, शानदार तरीके से हुआ। जैसे हमने पिछली बार कहा था, मास्क ओलंपिक्स, मास्क पहन के कुछ बुझा बुझा भी नजर आया, कुछ जहाँ खुशी होती है ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी पे वो नजर नहीं आई। कोशिश की लोगों ने खुश नजर आने की, लेकिन सबको खतरा है, खदशात हैं, मुश्किलें हैं, कभी बंद भी हो सकते हैं, किसको क्या हो जाएगा पता नहीं है। लेकिन स्पोर्ट्स नेवर स्टॉप्स, तो खेल शुरू हो गए। दूसरा, ये प्रेशर तो नहीं पड़ेगा खिलाड़ियों पे? पिछली बार भी बात की, पड़ेगा प्रेशर। आप अनलाइकली विनर्स भी देखेंगे, कोई बीमार हो जाएगा, कोई नहीं आएगा, कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और जो लेसर कंट्रीज हैं इसमें मेडल टैली में होती है, इंडिया जैसी, हो सकता है इस बार ज्यादा मेडल ले जाए इस वजह से। हाँ, हो सकता है जहां उतना नहीं है, हो भी सकता है। बिल्कुल सही है। आज के प्रोग्राम के आगाज में हम एक रिपोर्ट पेश करेंगे। आसिफ मकबूल भट्ट की रिपोर्ट है कुपवारा से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम ठिंडीपुरा इलाके में मौजूद है। यहाँ पर आके फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। फाइनल मुकाबला ताज स्पोर्ट्स हरे और ठिंडीपुरा हरिकेन्स के दरमियान खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट में कुल मिला के 32 टीमों ने शमूलियत की थी। आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत सारी टीमों ने इस टूर्नामेंट में शमूलियत की थी। एक अच्छा मुकाबला है जहाँ पर, क्योंकि जो ग्राउंड के आउटफील्ड है वो कहीं ना कहीं ऐसे देखने को मिल रहा है कि एक अच्छे ग्राउंड के माने नहीं रखता है। हालांकि अगर हम इसके ट्रैक की बात करें तो एक अच्छा सा ट्रैक है जो क्रिकेट लेवल का ट्रैक हो सकता है, लेकिन जहां तक इसके आउटफील्ड की बात है काफ़ी तंग है और खिलाड़ियों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। जी सामीन, आज जो एक फाइनल मुकाबला ठिंडीपुरा ग्राउंड में खेला जा रहा था, इसमें ठिंडीपुरा हरिकेन्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और मुकर्ररा 18 ओवरों में 118 रन स्कोर किए और 7 विकेटें गंवा दी। ठिंडीपुरा हरिकेन्स की जानिब से कामरान ने सबसे उम्दा 78 रन स्कोर किए, जबकि उन्होंने 45 गेंदों का सामना किया। ठिंडीपुरा हरिकेन्स की जानिब से शाइब कादर ने 21 रन स्कोर किए, जबकि और कोई बल्लेबाज डबल फिगर्स में स्कोर न कर पाया। आज स्पोर्ट्स की जानिब से मुश्ताक ने 3 ओवरों में 36 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पॉलिंग की राह दिखाई, जबकि नासिर पीर ने 3 ओवरों में 21 रन देकर 2 खिलाड़ियों को पावर की राह दिखाई। जवाब में ताज स्पोर्ट्स हरे की पूरी टीम ने 12 ओवरों में ये स्कोर चेज किया। यावर ने 22 गेंदों का सामना किया और 86 रन स्कोर किए, जबकि सलीम ने 19 गेंदों में 21, अंजर ने 17 गेंदों में 28 रन स्कोर किए। ताज स्पोर्ट्स ने पहले 6 ओवरों में 100 रन स्कोर किए, जबकि लास्ट के 6 ओवर्स में उन्होंने आहिस्ता खेल के मुजाहरा करके मैच को अपने नाम किया। इस तरह से ठिंडीपुरा ग्राउंड का ये फाइनल मुकाबला ताज स्पोर्ट्स हरे के नाम गया। आज हमारे साथ जो ताज स्पोर्ट्स के मायानाज खिलाड़ी यावर है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। तो आज आपने एक ज़बरदस्त इनिंग खेली, 22 गेंदों में 86 रन। क्या आप ये माइंडसेट घर से बनाकर आए थे कि अगर हम चेज पर जा रहे कि मैं थोड़ा रुक कर खेलूँ? आपने स्टार्ट से ही एक तबड़तोड़ गेंद बल्लेबाजी की, हिटिंग की, हर गेंद को बाउंड्री से बाहर फेंका, हालांकि अच्छे बॉलर्स भी सामने थे। तो क्या ये अप्रोच आपने स्टार्ट से ही बनाया हुआ था या ग्राउंड में आकर आपको इस चीज़ की तरफ? माइंडसेट जो मैंने बनाया था यहीं पे बनाया, पिच पे आके जब मैंने पहली बॉल पड़ी यहाँ पे बैट को लगी तो मैंने वहीं से माइंडसेट बनाया कि बॉल उतनी तेज़ आ नहीं रही है, बॉल मेरे स्लॉग से आ रही है, तो मुझे चाहिए कि मैं अपनी टीम को रन पहले ही दे दूँ। 40-50 रन अगर हो जाएंगे मेरी तरफ से तो एक लो स्कोर रहेगा, वो तो हम बाद में आसान से कर सकते हैं। बहुत बहुत अकील भाई, आपने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला हुआ है, बाहर भी गए हैं। जो स्टार्ट के 2 ओवर आपने फेंके बहुत कॉस्टली हुए, यानी बहुत रन्स पड़े, उसमें अच्छी मार पड़ी। क्या आपको कहीं ना कहीं लगा कि आप दबाव में खेल रहे थे? एक्चुअली टाइटनेस थी बहुत, जो पहला ओवर करना नहीं चाहता था मैं, बट हो गया एज पर सीनियर मैंने करा ओवर, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग शोल्डर मेरा सपोर्ट नहीं दे पा रहा था, बॉल सही से पड़ नहीं पा रही थी। जैसे कि एज यू नो, जैसे कि मैंने लास्ट 25 ईयर से खेल रहा हूँ, सब जानते हैं कैसी बॉलिंग करता है। आज बॉलिंग वैसी नहीं रहा, बैड लक था, तो इसके वजूहत ये ऐसे भी रहे। तो बाकी फिर गेम में वापसी भी करी हमने 1-2 कुछ पलों में, ये 5 विकेट्स गिर गए, फिर 6 विकेट भी डाउन हुए। फिर उमर ने थोड़ी सी गलत बॉलिंग की, जो कि अंजर ने लंबे 3 छक्के मारे, तो उसकी वजह से मैच हाथ। जी देखिए, अब आसिफ जो कर रहे थे मैच वैसी जो बात की, फिर उनसे बात की, छोड़े उसको। मैदान क्या दिख रहा था? वो दिख रहा रेतीला मैदान, खंडर जैसा, ऊंचा नीचा। उन्हें कहा भी तो किन हालात में बच्चे हमारे खेलते हैं, शौक है तो खेलते हैं।
اور اب بات کریں भारत और श्रीलंका के वनडे सीरीज जो हुई उनकी 2-1 से भारत ने वनडे सीरीज जीती। जी 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 बात तो अगर आप दो देखेंगे तो मामला बहुत करीबी है हकीकत में पहले मैच के बाद। बिल्कुल। दूसरा मैच तो श्रीलंका के कैप्टन ने उनको हरा दिया। हम्म। चार ने बेहतरीन बैटिंग की, इसमें कोई दो राय नहीं है। बॉलर हैं, आप एटीट्यूड देखिए क्या बैटिंग उन्होंने की, उसकी दाद मैं देता हूँ। लेकिन कैप्टनशिप क्या है शनाका की जी। इसमें शनाका ने खुद 3 ओवर 10 रन 1 विकेट 3 ही ओवर किए। उसके बाद धनंजय ने 3 ओवर 10 रन 1 विकेट 3 ही ओवर किए जी। उसके बरक्स आप देखिए रजीता ने 7 ओवर में 52 रन दिए पूरे, संडाकन ने 10 ओवर में 72 रन दिए पूरे ओवर किए। कुछ समझ नहीं आया उन्हें क्या कैप्टनशिप की है उसमें और कैसे प्लेयर को आउट करते हैं। और बाउंस नहीं किया उन्होंने कृणाल पांड्या को, न चाहर को ठीक तरीके से। चमेरा बहुत फास्ट है तो वो कर नहीं पाए, लेकिन भुवनेश्वर और चाहर ने जो मैच खेला बाद में 84 की पार्टनरशिप, बिल्कुल। और एटीट्यूड देख लीजिए टीम का कि हम जीत सकते हैं। उस बॉलर ने कभी 50 रन भी लाइफ में नहीं बनाए, 69 नॉट आउट बनाए। जी बिल्कुल। और देखा जाए तो भारत की फुल टीम तो थी नहीं, सही है, सेकंड टीम थी, सही है, लेकिन फिर भी अच्छा खेला। वो तीसरे मैच में श्रीलंका ने थोड़ा खुल के खेला, वो टेंशन नहीं था तो जीत गए। लेकिन जाते जाते उनके फिर भी 7 खिलाड़ी आउट हो गए एंड तक। बिल्कुल। और देखिए सीरीज विन है, अच्छी बात है, लेकिन जो इस सीरीज से उम्मीद थी वो नहीं हुआ। पडिक्कल ने कोई मैच नहीं खेला, संजू सैमसन ने 1 मैच खेला, और जो प्लेयर नए ले गए थे उनके बदले उन्हीं को खिलाया गया जो पहले ट्राइड एंड टेस्टेड है। हार्दिक पांड्या कंप्लीट फेलियर, कृणाल पांड्या ऑलमोस्ट फेलियर, बाकी बहुत से प्लेयर कुछ नहीं कर पाए इसमें सीरीज में। तो ऐसी बात नहीं है कि इससे बहुत गेन हुआ, हाँ एक एक्सपोजर मिला, दैट्स ऑल। हमने ये महसूस किया है कि राहुल द्रविड़ की बहुत बात होती है कि उन्होंने ये जो टीम है तब्दीली द्रविड़ ने लाई है, क्या ये सही है? मेरे ख्याल में जरूर से ज्यादा बात हो रही है, और द्रविड़ भी प्रेशर महसूस कर रहे हैं, वो रिपीटेडली कहते हैं मत कहो। सूर्य कुमार यादव 5 साल से आईपीएल में रन बना रहे थे, अब इंडियन टीम में आए। शिखर धवन बहुत पहले से खेल रहे थे, पृथ्वी शॉ पहले डेब्यू कर चुके थे। ऐसे कई एक प्लेयर हैं जिनका डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं रहा है द्रविड़ से। यू आर गिविंग अनड्यू क्रेडिट एट मेनी प्लेसेस टू हिम। ये हकीकत है, अच्छा लगे या बुरा, ये हकीकत है। वो द्रविड़ खुद कह रहे हैं बहुत प्लेयरों के बारे में, यार मेरा कोई कंसेप्ट नहीं है, ये तो अच्छा 26-27 साल का है, ये पहले आ चुका है अच्छा गेम में। कुछ प्लेयर ने लाए हैं, उनमें से मैक्सिमम को तो चांस मिला नहीं इस सीरीज में, लेकिन आप ज्यादा प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं द्रविड़ पे, और एक उनके लिए वो इमेज बिगर देन लाइफ बना रहे हैं कि अगर इंडियन टीम के कोच बन गए तो जो मैच इंडियन टीम हारेगी तो उनकी शामत आएगी, क्योंकि लोग कहेंगे इसने कैसे इसके होते हुए कैसे हारी। रहने दें उनको, वो कूल कस्टमर है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, ही नोज हाउ टू हैंडल थिंग्स, मगर डोंट प्रेशराइज हिम। और यहाँ पे मैं पाकिस्तान की बात करना चाहूंगा। एक तो उनकी जो सीरीज हो गई वो T20 की भी, वनडे की भी हार गई दोनों। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए पाकिस्तान में पुराने खिलाड़ियों को वापस लाते हैं जिनकी बहुत एक्सपीरियंस है या एज बहुत है, लेकिन भारत में देखा जाए तो टैलेंट बहुत ज्यादा है, नए उनको चांस देते हैं साथ साथ बहुत ज्यादा, बहुत नहीं, वहां भी चांस दे रहे हैं नए उनको, चांस दे रहे हैं, उनके साथ पेशेंस दिखानी होगी नए उनके साथ। डारोफ ने पूर्वारा चाडूरो से सवाल पूछा है। आप पूछते हैं कि पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड दौरे के लिए इकट्ठे टीम अनाउंस नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जो खिलाड़ी इंग्लैंड में नाकाम हो गए उनको तब्दील कर देते। पीएसएल के खिलाड़ी शोएब मकसूद, आजम खान और सिफारशी हारिस रऊफ और बुजुर्ग हफीज फेल हो गए, उनको निकाल देना चाहिए। देखिए जो आपने इसमें जबान इस्तेमाल की है, मैं शर्मिंदा होता हूँ ये सुन के, आप हो या ना हो। क्या सिफारशी हारिस रऊफ, मुझे समझ नहीं आया। बिग बैश लीग के नंबर 1 बॉलर थे पिछले 2 साल, अच्छी खासी बॉलिंग करते, अगर रन नहीं पड़े, कल तक तो आप तारीफ कर रहे थे उनकी, सही पड़ गए तो बर्दाश्त से बाहर है। और दूसरी बात आपने लिखी है शोएब मकसूद और आजम खान। आजम खान ने 2 इनिंगें खेली, एक में 3 बॉलें खेली और 5 रन नॉट आउट रहे, और दूसरी इनिंग में वो आउट हुए हैं, तो उस पर निकाल दें उसको, पहली बात। दूसरी बात, शोएब मकसूद मुझे लगता है दे शुड परसिस्ट विद हिम। उसमें वो मामला है कि अगर आप कॉन्फिडेंस दिखाएं, थोड़ी बैटिंग ऑर्डर उनका चेंज किया जाए, 1 डाउन नहीं है सही, वो स्कोर कर सकते हैं, वो बिग हिटिंग बैट्समैन है, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। सुबह शाम टीम बदलने की जरूरत नहीं है, वो टीम को कहीं हफीज की जरूरत है जी, इसीलिए 40 साल का प्लेयर टीम में, नहीं तो नहीं रखते। पाकिस्तान टीम के हवाले से एक और सवाल पूछा है मोहम्मद रमजान ने मुगलपुरा कुपवारा से। आप पूछते हैं हैदर अली आजम खान से बेहतर खिलाड़ी हैं। आजम खान चूंकि मोइन खान के साहिबजादे हैं इसलिए उनको टीम में लाया गया है।
देखिए आपको मौका मिल गया बोलने का, क्योंकि प्लेयर का प्लेयर बेटा प्लेयर नहीं हो सकता, ये आपको मौका मिल गया। लोकल डोमेस्टिक में बहुत रन बनाए उन्हें। और जो मैंने बात कही अभी इससे पहले सवाल के जवाब में, तो क्या दो इनिंगें खेली हैं उस आदमी ने। हैदर अली को तो आप परसों तक गालियां दे रहे थे, इस किस प्लेयर को लाए टीम में, ये बच्चा है, इसको टीम में नहीं होना चाहिए था। अगर आप ही के हिसाब से, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सेलेक्टर भी चलते हैं, साल में 50 लोग डेब्यू करते हैं, वो 150 मैच खेलते हैं टीम के लिए, तो टीम का सत्यानाश हो जाता है। और जो अभी रूफ ने बात कही कि टीम होनी चाहिए थी जी चेंज, आपको पता है 30 प्लेयर लेके टीम चलती है आज, 15 लेके नहीं चलती है कोविड की वजह से। तो जब 30 में आपके पास ऑप्शन है और 35 कहाँ से लाएंगे और ऑप्शन कहाँ से क्रिएट करेंगे आप, इसलिए टीम्स बहुत पहले अनाउंस की जाती हैं आजकल। बिल्कुल। और अब हम चलते हैं उस ग्रेट खिलाड़ी की तरफ हैं, लेकिन उन्हें जितने रिकॉर्ड बनाए हैं सही है, उनका टूटना बहुत मुश्किल। और ये पिछली मर्तबा हमसे फरमाइश की गई थी कि इनके बारे में बात हो, किन के बारे में वो जावेद परे करेंगे, लेकिन बात सुने कि बाकी खेलों में भी इस पाए का खिलाड़ी पैदा नहीं हुआ है। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो कई बड़े नाम सामने आते हैं जिन्होंने आलमी सतह पर इस मुल्क को खेलों के नक्शे पर रौनक बख्शी है। हॉकी हो या क्रिकेट, इस मुल्क ने दोनों शोबों में बहुत बड़े स्टार पैदा किए हैं। इन स्टार्स की बदौलत ही पाकिस्तान ने हॉकी और क्रिकेट दोनों में कई अहम और तारीखी फतूहात हासिल की हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की 73 साल तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो इस मुल्क के आज तक के सबसे कदावर और अजीम खिलाड़ी न ही क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते हैं और न हॉकी से। ये वो खिलाड़ी हैं जो माइकल जॉर्डन, डॉन ब्रैडमैन या लायनल मेसी जैसी शख्सियात के हम पल्ला हैं। इस खिलाड़ी ने पाकिस्तान को वो बुलंद बाला मर्तबा और मकाम बख्शा है जो बहुत कम ममालिक के हिस्से में आया है। बात हो रही है अजीम जहांगीर खान की। जहांगीर खान पाकिस्तानी तारीख का वो सुनहरा बाब है जिस पर पाकिस्तान की मौजूदा और आने वाली नस्लों को हमेशा फ़ख्र महसूस होगा। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्क्वाश की दुनिया पर एक लंबे अरसे तक अपना गैर मुतज़लज़ल दबदबा कायम रखा। जहांगीर खान ने आलमी स्क्वाश में जो कारनामे अंजाम दिए हैं उनके बारे में जान के आदमी के होश उड़ जाते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने मुसलसल 6 साल तक एक भी मैच नहीं हारा। इन 6 सालों में जहांगीर खान ने पूरे 555 मैचेस खेले और तमाम में फतह हासिल की। 6 मरतबा के वर्ल्ड ओपन चैंपियन और 10 मरतबा के ब्रिटिश ओपन चैंपियन, स्क्वाश की दुनिया के शहनशाह जहांगीर खान। लेकिन इस धमाकेदार करियर के मालिक जहांगीर खान की ज़िंदगी का आगाज़ घर में खुशियाँ कम और गम ज़्यादा लेके आया। 10 दिसंबर 1963 को साबिक ब्रिटिश ओपन स्क्वाश चैंपियन रोशन खान के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा हर्निया के मर्ज के साथ पैदा हुआ। पैदा होने के चंद अरसे में ही बच्चे को 2 मरतबा हर्निया की सर्जरी से गुजरना पड़ा। यही बच्चा जहांगीर खान थे। हर्निया की सर्जरी ने जहांगीर खान को इंतहाई कमज़ोर और लागर कर दिया। डॉक्टरों ने रोशन खान को साफ साफ कह दिया कि बच्चे को पेशेवराना स्पोर्ट्स की तरफ न ले जाया जाए क्योंकि बच्चे का जिस्म इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। लेकिन जहांगीर खान के बड़े भाई तोसम खान अपने छोटे भाई को चोरी छुपे स्क्वाश खिलाते थे। तोसम की बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका भाई भी पेशेवराना स्क्वाश में नाम कमा ले। एक दिन रोशन खान को भी पता चला कि दोनों भाई इकट्ठे स्क्वाश खेलते हैं। उन्होंने जहांगीर को टोकने के बजाय उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें हल्की फुल्की ट्रेनिंग देनी शुरू की। लेकिन मन ही मन में वो और घर के सभी अफराद बखूबी जानते थे कि ये काम जहांगीर के बस का नहीं है, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रोज़ जहांगीर खान को ऑस्ट्रेलिया से अपने बड़े भाई तोसम खान का फ़ोन आया। जहांगीर खुद भी मुल्क से बाहर थे। फ़ोन पर बातचीत के दौरान तोसम अपने भाई जहांगीर से कुछ इस अंदाज से बात कर रहे थे, जहांगीर कल मेरा मैच है लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जहांगीर ने भाई का हौसला बढ़ाते हुए जवाबन कहा कि भाई कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले ही दिन ऑस्ट्रेलिया से एक दिल दहला देने वाली खबर आई कि तोसम खान की ऑस्ट्रेलिया में ही मैच के दौरान हार्ट अटैक से मौत वाक़या हुई। पूरी फैमिली गम के समंदर में डूब गई। घर का वो चिराग जिसे पूरी फैमिली वाहिद किरण की रोशनी के रूप में देखती थी, यूं अचानक चमकने से पहले ही बुझ गया। इधर जहांगीर खान मुल्क से बाहर थे। वो अपने बड़े भाई, अपने हीरो को आखिरी मरतबा भी न देख सके क्योंकि वक्त पर उन्हें टिकट न मिल सकी। चंद रोज बाद बिलाखिर जहांगीर खान पाकिस्तान लौट आए। भाई के मज़ार पर हाजिरी देने गए तो जार जार रोए। बाप बेटे दोनों बहुत जज्बाती हो गए।
जहांगीर ने भाई की कब्र पर ही अहद कर लिया कि वो अपने भाई के अधूरे मिशन को पाए तकमील तक ज़रूर पहुंचा देंगे, लेकिन सफ़र आसान न था। उन्होंने आलमी चैंपियन बनने का जो ख्वाब अपने भाई की याद में सजाया था, उसमें हकीकत का रंग भरने का अब वक्त आ गया था। कहते हैं जब आदमी में कुछ कर दिखाने का हौसला हो तो कुदरत भी मेहरबान होती है। जहांगीर खान को रहमत खान की सूरत में एक नहायत ही मौजून कोच मिला, जिन्होंने पूरे करियर में जहांगीर का साथ निभाया। रहमत उनके काजिन थे। रहमत जहांगीर को मेरा घोड़ा कह के पुकारते थे। जहांगीर खान रोजाना 8 घंटे की ट्रेनिंग करते थे। उनके दिन का आगाज 14 किलोमीटर की दौड़ से होता था। उसके बाद 400 मीटर का टॉर्चर टेस्ट, फिर जिम, साइकिलिंग, गरज हर तरह की ट्रेनिंग करते करते जहांगीर खान का जिस्म फौलादी बन गया। इसी ट्रेनिंग का नतीजा था कि उन्हें अपने दौर में दुनिया का सबसे फिट आदमी माना जाता था। जहांगीर के रैकेट से निकलने वाली शॉट की रफ्तार पौने 300 किलोमीटर फी घंटा होती थी। वो पूरी रफ्तार के साथ लंबी रैलीज खेलते थे। जहांगीर खान महज 15 साल की उम्र में वर्ल्ड एमेच्योर चैंपियन बने। महज 17 साल की उम्र में इस खिलाड़ी ने वर्ल्ड ओपन चैंपियनशिप जीती, जो आज भी अपनी नवीयत का आलमी रिकॉर्ड है। 1982 से लेकर 1991 तक इस खिलाड़ी ने लगातार 10 साल ब्रिटिश ओपन जीती। उन्होंने 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स भी जीती। उनको यह एजाज़ भी हासिल है कि उन्होंने एक पूरी वर्ल्ड चैंपियनशिप बिना कोई सेट हारे जीती। अमेरिकन स्क्वॉश में भी जहांगीर खान ने किस्मत आजमाई की। खेल बिल्कुल मुख्तलिफ था। कोर्ट छोटे और गेंद कुछ ज़्यादा सख्त किस्म की थी। मिजाज बदला बदला सा और खिलाड़ी भी यकसर अलग किस्म के थे। 1983 में जहांगीर खान ने यहाँ 13 टॉप लेवल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया, जिसमें 12 में उन्होंने कामयाबी हासिल की। जहांगीर खान को अपने करियर में अगर किसी खिलाड़ी ने बराबर की टक्कर दी है तो वो उनके गांव के एक और खान जानशेर खान हैं। दोनों हर वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में आमने सामने होते, लेकिन जहांगीर खान की मुसलसल 555 मैचेस में कामयाबी के रिकॉर्ड के करीब न जानशेर और न कोई और खिलाड़ी आ सके। स्क्वॉश के मैदान में जहांगीर खान ने कामयाबियों की जो बुलंद बाला और मजबूत इमारत खड़ी की है, उस इमारत को गिराना मुस्तकबिल में नामुमकिन ना सही, इंतहाई मुश्किल और इंतहाई कठिन जरूर है। जहांगीर खान की बात हो रही थी। जी, जावेद पर बात कर रहे थे। जहांगीर खान की 555 इंटरनेशनल मैचेस लगातार अनबीटन। नो गेम, नो स्पोर्ट हैज प्रोड्यूस्ड अ प्लेयर लाइक हिम। और आप देखिए उसमें मेहनत कितनी है स्क्वॉश में। बहुत ज़्यादा टायरिंग है, बहुत ज़्यादा टायरिंग है। देखिए कहानी भी कैसी है इनकी। और उसके बाद ये स्क्वॉश एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी रहे, प्लेयर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे, हाईली रिस्पेक्टेड इन वर्ल्ड स्पोर्ट्स। लोगों को पता नहीं है ज़्यादा उनके बारे में, क्योंकि क्रिकेट के बाहर निकलते नहीं है ज़्यादा लोग। एक सवाल मैं पूछूं? जी, ये जोहान जान ने सवाल पूछा है, कहाँ से, लेकिन जगह का नाम नहीं लिखा है। लिखते हैं कि आपके प्रोग्राम में ज़्यादा डिस्कशन जो है वो क्रिकेट का होता है, कश्मीर के बडिंग खिलाड़ियों की बात होनी चाहिए प्रोग्राम में। देखिए बडिंग खिलाड़ियों के पीछे फेसबुक के 150 हमारे यहाँ ग्रुप और पेज हैं, वो कर रहे हैं काम। यूट्यूब पे भी हैं। और हम ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं खिलाड़ी को जो वो 60 फुट बाय 60 फुट में 80 रन बनाता है कि हम कहते हैं दूसरा डिविलियर्स पैदा हो गया, नहीं तो कोहली तो है ही है कम से कम। फिर जब वो सिलेक्शन के लिए आता है ट्रायल्स पे, वो वहाँ उसको बॉल नहीं दिखती है, सिलेक्ट नहीं होता, कहते हैं चोरी हुई। जी, तो वो लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। दूसरी बात, जो अभी तक सवाल आए, किसी ने क्रिकेट के बगैर कोई सवाल पूछा आप ही में से नहीं, तो मैं जवाब किसका दूंगा? आप किसकी बात करेंगे? बात तो उसी की करेंगे ना जिसका आप पूछेंगे। अच्छा, आप पिछला प्रोग्राम ले लीजिए हमारा, उसमें ओलंपिक्स की बात हुई थी, जी, है ना, यूरो की बात हुई। यूरो की बात हुई थी। 13 मिनट तो हमने अदर देन क्रिकेट बात की पिछले 32 मिनट में। और उससे पहला जो प्रोग्राम था उसमें हमने कोपा अमेरिका की बात की और भी बहुत सारी बातें हुई, यूरो की बात हुई, तो विंबलडन की बात हुई। आज जहांगीर खान की बात हो रही है। अब देखिए सवाल आगे एथलीट की बात होगी। देख लीजिए, जब आप सवाल पूछते हैं, अगर आप 5 सवाल पूछेंगे ना प्रोग्राम में, 3 सवाल आपके क्रिकेट से मुताल्लिक 4 होंगे और 5 में 5 भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही। अब एक सवाल जो मैं पढ़ूंगा वो क्रिकेट से डिफरेंट है मगर क्रिकेट का ही है। जो सवाल पे पूछूंगा अभी वो क्रिकेट का नहीं है। अच्छा, ये है आबिद शफी। आप कहते हैं, बल्कि पूछते हैं कि
आप विश्वनाथन आनंद पर एक सेगमेंट अपने प्रोग्राम में पेश कीजिएगा। बिल्कुल करेंगे, बहुत ज्यादा अजीम खिलाड़ी हैं, मैं तो कहता हूँ भारत रत्न मिलना चाहिए था उनको। फिर से आते हैं क्रिकेट की जानिब, सवाल आप ही का है। दानिश आफाकी आरथ नारबल से लिखते हैं, पूछते हैं ये, रिजवान बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बाबर आजम और उनकी जो ओपनिंग जोड़ी है इस वजह से नेचुरल ओपनर फखर जमां को पीछे आना पड़ता है खेलने के लिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? इन दोनों ओपनर्स में से अगर एक मिडिल ऑर्डर में चला जाए तो क्या आपको नहीं लगता है कि ठीक रहेगा? और फिर इनके सवाल का दूसरा हिस्सा भी आप सुन लीजिए। आप पूछते हैं कि यूएई में अब हो रहा है T20 आलमी कप, तो शोएब मलिक को होना चाहिए। जो आपने पहले बात की, ये बिल्कुल मैं भी आपसे एग्री करता हूँ। फखर जमान 4-5 नंबर के खिलाड़ी नहीं, लेफ्ट हैंडर हैं, टैलेंटेड हैं, स्ट्रोक प्लेयर हैं, लंबी इनिंग भी खेल सकते हैं। हमने देखा 200 की इनिंग भी खेली है हमने और वनडे में। तो इसीलिए अगर वो ओपनर निकले रिजवान के साथ, बाबर आजम वन डाउन आए तो ज़्यादा बेहतर है। बैटिंग लाइनअप एक्सटेंड होगी और बाबर आजम दूसरी प्लेयरों को रोटेट कर सकते हैं, उनको अपने साथ चला सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर में खामियां डेफिनेटली हैं इनके, ये वो आप सही कह रहे हैं। और अगर फखर जमान को खिलाना है तो ओपनर ही खिलाया जाए, और कोई एक और प्लेयर हैं उनको ऐसे मौके पर रखा जाए जब आपको रन रेट बढ़ाना है, तो आगे पीछे उनका फ्लेक्सिबल रहे। शोएब मकसूद जैसे का नंबर फिक्स्ड वन डाउन ना हो, क्योंकि वन डाउन नहीं है। सही है। वो दूसरा हिस्सा इनका है कि यूएई में शोएब मलिक होने चाहिए। पता नहीं क्यों यूएई में शोएब मलिक होने चाहिए, मुझे समझ नहीं आया। शायद ये एक्सपीरियंस नहीं, के वो साथ कहते हैं वो स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, उनको तो बॉलिंग नहीं देता कैप्टन, वो हफीज को नहीं देता है बाबर आजम बॉलिंग, तो उनको कहाँ देगा। एक बात। दूसरी बात ये कि शोएब मलिक ने हाफ लेट कुछ नहीं किया जब खेला, हकीकत तो ये है ना, कुछ भी नहीं किया, तो इसलिए वो उनकी वो जगह नहीं बनती है। और यूए में डायमेंशन अलग होंगी, बॉल स्लो आएगी, इंडियन कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट जैसी आएगी, कुछ और होगा बनिस्बत कि ये ऑस्ट्रेलिया में जो शेड्यूल था लास्ट ईयर वर्ल्ड कप, अगर वहाँ हुआ होता जी वहाँ उसके तो है ना, उसके मुकाबले इक्वेशन अलग होगी यहाँ। बिल्कुल। और मुश्ताक लोन तुर्कवांगम शोपियान से पूछते हैं कि क्रिकेट क्यों नहीं है ओलंपिक्स का हिस्सा? देखिए, क्रिकेट का कहा गया कि अगले ओलंपिक्स में कुछ कंसिडर करेंगे इसको। पहली बात ये थी कि ओलंपिक्स में जब जो स्पोर्ट लाया जाता है ना, वो एक नंबर ऑफ कंट्रीज और पॉपुलेशन उसके साथ जुड़ी होनी चाहिए थी, जो क्रिकेट के साथ नहीं थे उतने ज़्यादा। 10-12 टीमें खेलती थी, अब थोड़ी बढ़ गई हैं, लेकिन आईसीसी उनको खास भाव तो देता नहीं है, लेकिन थोड़े बढ़ रहे हैं। अब कल 3 स्विट्जरलैंड और कुछ और मेंबर भी बन गए हैं आईसीसी के, तो इसीलिए वो एक वजह है। दूसरा, लेंथ ऑफ द गेम जो थी उसका एक मामला था कि टेस्ट मैच तो हो नहीं सकता था, ओलंपिक्स 14 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। फिर वनडे सोचा था, अब T20 हो सकता है, T20 दिन में 3-4 मैच हो सकते हैं, 2 दिन सुबह एक शाम एक, और आराम से T20 इजीली हो सकता है और नाइट में आने वाले वक्त में हो, तो पॉसिबिलिटी बढ़ती है उसमें। और अब पिछले क्विज की जानिब आते हैं। जो सवाल हमने आपसे पूछा था उसका जवाब देंगे। जी हाँ, वो हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, उसका फेस नहीं दिखाया था, और यहाँ उनकी डेट ऑफ डेथ लिखी थी। बहुत सारे सही जवाब मिले हैं। एल उटब नाम है उनका, 4 मरतबा के डिस्कस में गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक्स में, और बहुत से सही जवाब हैं। तो जो नाम 10 पहले सही जवाब है, बिल्कुल, जो 10 उनके नाम पहले आप लेंगे। हाँ, आरिफ नजीर बाबा, शबीर अहमद भट्ट शोपोरा चाडूरा, शबीर अहमद ऋषि लेथपोरा पुलवामा, आप हैं आबिद शफी मालमा पनपोरा सोपोर, वाजिद गुलजार बांडीपुरा, सज्जाद मीर, मुश्ताक लोन तुर्कवांगाब शोपियान, फारूक अब्दुल्ला बटिंगो अनंतनाग, इश्तियाक वानी चिठे बांडीपुरा और शौकत अली आवान गोंड पुलवामा। थोड़ी देर में आपको विनर का नाम बताएंगे। पहले देखिए एलोटर कौन थे। पिछले हफ्ते का सवाल जो था उसका ओलंपिक्स से ताल्लुक था, और एलोटर आपने सबने बहुतों ने सही जवाब दिया। जैसा कि हमने देखा, ये है कौन एलोटर? देखिए, 4 मरतबा डिस्कस में गोल्ड मेडल जीता है इनने, और फील्ड इवेंट्स में ऐसा कोई और नहीं है जिसने 4 मरतबा लगातार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता हो। इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब 1956 के मेलबर्न ओलंपिक्स में ये आए तो ये दुनिया में नंबर 6 थे, नंबर 1 कभी नहीं थे। इनने कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं जीता था, और ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। पर 1957 में इनका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और बाल बच गए बहुत मुश्किल से, और ये बात हुई कि शायद रोम 1960 में ये हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, रिंक बबका जो है उनका आलमी रिकॉर्ड है, और एलोटर ने 56 में, जिसे कहते हैं हम तुक्के में जीत लिया था।
अपना बेस्ट परफॉर्म करके, लेकिन इस मर्तबा नहीं जीतेंगे, लेकिन फिर भी गोल्ड नहीं जीता। कैसे गोल्ड जीता? अपना जो लास्ट थ्रो था वो इनका पर्सनल बेस्ट था, उससे लंबा इन्हें डिस्कस कभी नहीं फेंका था, उससे दूर कभी नहीं फेंका था, और 194.2 मीटर्स और ये चैंपियन बन गए। बारी आई 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स की। ऑयटर मैदान में आए तो डॉक्टर ने एडवाइस की कि आप हिस्सा ना लें, इनकी गर्दन में तकलीफ थी और काफी सीरियस तकलीफ थी। तो ऑयटर का जवाब क्या था? यू डाई बिफोर यू क्विट व्हेन यू आर इन ओलंपिक्स। गर्दन की तकलीफ तो थी ऑयटर को, और ये प्रैक्टिस के दौरान स्लिप हो गए और रिब केज जो है इनका ये जख्मी हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि आप थ्रो नहीं कर सकते, आप थ्रो नहीं करेंगे। ऑयटर कहते हैं कि तकलीफ और दर्द इतना था कि मुझे नहीं पता था मैं खड़ा भी रह सकता हूं, लेकिन मैं गया। और तीसरा थ्रो जो था इनका वो ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो था, और तीसरा गोल्ड मेडल इन्हें हासिल कर लिया टोक्यो में। इस कंपटीशन के दौरान ये कह रहे थे, मुझे लग रहा था कि जब मैं थ्रो कर रहा था कि मेरा रिब केज नीचे गिर जाएगा, मुझे इतनी तकलीफ थी। लेकिन ऑयटर बीइंग ऑयटर, ही वेंट फॉर थर्ड गोल्ड। बात आई 1968 मैक्सिको ओलंपिक्स। जे सिल्वरस्टन नंबर 1 है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, और ऑयटर के सामने मुकाबला है उनका, या आउटर काउंट से मुकाबला है, क्योंकि कभी भी किसी भी ओलंपिक्स में ऑयटर फेवरेट नहीं थे टू विन डिस्कस गोल्ड मेडल, बट ही वन ऑल द टाइम। अब इस बार फिर मैक्सिको में 212.6 मीटर्स डिस्कस थ्रो हुआ इनका, फिर पर्सनल बेस्ट और फिर गोल्ड मेडल, चौथा गोल्ड मेडल डिस्कस में जो अनपैरेलल्ड है आज तक। और ये कहते हैं कि इट वाज नेवर इजी फॉर मी इन एनी ऑफ द ओलंपिक्स, आई वाज नेवर अ फेवरेट एंड आई वाज नेवर फुल्ली फिट। और 4 गोल्ड मेडल। 2007 में अक्टूबर में 71 साल की उम्र में हार्ट फेलियर से ऑयटर का इंतकाल हो गया, और 4 गोल्ड मेडल। और ऑयटर की एक बात उस सबके दिल पे नक्श हो गई। बात क्या थी? These are the Olympics. You die before you quit. Unfit, Euter won 4 gold medals in discus in Olympics. A feat totally unparalleled even today. एक बार फिर बात करें ओलंपिक्स की, जब कोई खिलाड़ी अपना कर्तव्य दिखाता है वहां पे एथलेटिक्स में, बिल्कुल, तो शायकीन बहुत ज्यादा होते हैं जी, वो शोर मचाते हैं, बहुत खुश हो जाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। तो उसे एक सपोर्ट मिलता है खिलाड़ी को। आज वो कुछ होगा ही नहीं। आप जो कह रहे हैं ना, ये बड़ी बात है, खासकर एथलेटिक्स में और खासकर ट्रैक इवेंट्स में। जब खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं तो क्राउड इसमें खामोश नहीं रहते हैं। टेनिस या बैडमिंटन मैच नहीं, इसमें शोर मचता है सही में, और वर्ल्ड रिकॉर्ड उस शोर से बनते हैं, है ना? जो पुश करता है ना हाँ। इनको क्राउड। हाँ। तो एक बात ये है। और आप कहेंगे अगर 10,000 मीटर की रेस है, 5,000 की, उसमें क्या करेगा? उसमें जो लास्ट 2 लैप्स होती है शुरू, तब क्राउड जान आती है क्राउड में कि अब 800 मीटर है, अब 400 है, अब कौन क्या करेगा। और प्लेयर भी है तो अब उसको हो सकता है वो ये ना सुन रहा हो दाएं बाएं क्या हो रहा, लेकिन उसको माहौल महसूस होता है। जी। अब जो बाकी गेम्स हैं, स्विमिंग है, बाकी गेम्स हैं, उनके बारे में देखिए यही सेम मामला यहाँ है। अब आप दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर वहाँ खेलने गए इस वक्त, अर्जेंटीना की टीम है, ब्राजील की टीम है, कोरिया जापान है, क्या नाम है, जर्मनी है, फ्रांस है, देख नहीं कोई रहा है। और जापान फुटबॉल में बहुत इंटरेस्टेड है, जापान की जे लीग बड़ी हिट है, लोग फुटबॉल देखना चाहते हैं, लेकिन क्या करेंगे, टीवी पे देख रहे हैं। और वो कौम नहीं है हमारी तरह के टीवी पे देखे काउच पे बैठ के। ये फुटबॉल के जो दीवाने हैं ना, ये मैदान में नजर आते हैं। क्रिकेट पे 32 इंच वाले या 21 इंच वाले खिलाड़ी ये फैन नहीं होते हैं फुटबॉल के। बिल्कुल सही। क्योंकि फुटबॉल की जो कैफियत है वो क्रिकेट में कभी ट्रांसलेट नहीं हुई। अब हम विनर का नाम बताते हैं जिन्होंने आज का क्विज जीता। आप हैं शौकत अली, आवानगुंड, पुलवामा। बहुत बहुत मुबारक शौकत अली, आज के आप विनर हैं हमारे क्विज के क्विज के। और आज का सवाल आप सुन लीजिए। देखिए आज का सवाल ये है कि एक ओलंपिक्स में जुराबें खबरों में रही। हाउ सॉक्स मेड हेडलाइंस इन एन ओलंपिक्स। जुराबें खबरों में रही किस ओलंपिक्स में और क्या मामला था? बिल्कुल, आप जवाब दीजिएगा। अगर सही जवाब आपने दिया, हालांकि बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं और अच्छा भी देते हैं, और अक्सर ये जो हमारे 10-12 लोग हैं, 10-15 लोग, ये बहुत जल्द जवाब देते हाँ, हैं। इसलिए पहले नाम इनके, पहले इन्हीं के नाम आते हैं। आप जल्दी से कीजिएगा, हो सकता है कि आप विनर भी बन सकें। बिल्कुल सही है। इस वक्त लेते हैं अपने स्पोर्ट्स मैगजीन से इजाजत। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।